नमस्कार प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ आपके सामने जेईई मेंस 2025 का जो फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ था उसमें जीओसी के जो भी क्वेश्चंस आए थे, ये क्वेश्चन ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर से निकाले गए हैं। तो ये काफ़ी यूजफुल होंगे क्योंकि एनटीए ने ही बनाया है और आगे जो भी एग्जाम्स आ रहे हैं वो भी एनटीए ही बनाएगा। तो जरूर इस तरह के सेशन आपके लिए यूजफुल होंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। कैसा क्वेश्चन है? द फर्स्ट वन इज मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन इज, है ना। पहला प्रश्न जो हमको दिखाई दे रहा है वो यह है कि इसमें से सबसे स्टेबल कार्बोकेटायन कौन सा है। तो यहाँ पर देखो, चार्ज के मामले में हमेशा आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि चार्ज जितना कम होगा उतनी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो यहाँ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन की मैं यदि बात करता हूँ, क्योंकि कार्बोकेटायन मीन्स पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज को कम करने वाले फैक्टर जो होंगे वह स्टेबिलिटी को बढ़ाने वाले फैक्टर कंसीडर किए जाएंगे। सो इट इज प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। यानी जितना इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लेकर आओगे उतना ज्यादा स्टेबिलिटी इसका इंक्रीज होगा। यदि मैं यहां देखूं तो फर्स्ट वाले में कौन सा इफेक्ट लगता है, क्योंकि मेटा पोजिशन है तो निश्चित तौर पर एम तो नहीं लगेगा। यहां इफेक्ट कौन सा लग रहा है? माइनस का आई। सेकेंड वाले के अंदर, सेकेंड वाला उधर है, उसमें कौन सा लग रहा है? प्लस का एम, है ना। पैरा पोजिशन पे तो ओ एम ही है तो प्लस एम लगेगा। तीसरे वाले के अंदर यदि हम देखते हैं तो यहां प्लस एच इफेक्ट या प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, आई हालांकि बहुत कम है। और फोर्थ वाले की बात करते हैं तो कोई स्पेसिफिक इफेक्ट नहीं है ना। तो यहां स्पष्ट ही रूप से सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी कौन देगा? प्लस एम, है ना। प्लस एम इफेक्ट वाला, क्योंकि प्लस एम है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, और एम इफेक्ट जो होता है वह ज्यादा इफेक्टिव होता है एज कम्पेयर टू हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव है। तो यह आंसर कौन सा हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। बहुत आसानी से ये क्वेश्चन किया जा सकता था, कहीं इसमें कोई तकलीफ नहीं है, कोई बहुत ज्यादा जो है वह कॉम्प्लिकेटेड चीजें बिल्कुल भी नजर यहाँ नहीं आ रही है। पढ़ते हैं आगे। कौन सा एल्केन में दो सेकेंडरी हाइड्रोजन है? या कैसे डिसाइड करते हैं हम? ऑन द बेसिस ऑफ, ये वाला ऑप्शन है। किस आधार पर ये ऑप्शन है? क्योंकि यहां पर हमको ऐसा कार्बन ढूंढना है जो अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ हो दो से, और उस पर दो हाइड्रोजन लगे हुए हो। यानी हाइड्रोजन का जो प्रकार होता है वो कार्बन के प्रकार से ही निर्धारित होता है। जैसे कि ऑप्शन 3 में यदि हम देखते हैं, बाकी ऑप्शन भी आप क्रॉस चेक करके देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पेंटेन दिखता है, टेट्रामेथिल पेंटेन है, और यहां पर एमी जुड़ा हुआ है, यहां पर भी एमी जुड़ा हुआ है, इसी तरह से इधर भी एमी जुड़ा हुआ है, और यहाँ ये CH3 है। अब क्योंकि यहाँ पर एमी नहीं है तो ये हाइड्रोजन ग्रुप जुड़े हुए होंगे, तो यहाँ निश्चित ही तौर पर ये वाला जो कार्बन है आपका, उसकी बात हो रही है, क्योंकि ये 2 डिग्री है और इससे ये दो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो हमसे प्रश्न में ये कहा गया था कि कौन से एल्केन में दो सेकेंडरी हाइड्रोजन है, तो ये वाले एल्केन के अंदर दो सेकेंडरी हाइड्रोजन है, और वो मेंशन मैंने कर दिया है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर कौन सा माना जाएगा? थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि ये जो प्रकार होता है वो किस बात पर डिपेंड करता है कि आपका कार्बन किस प्रकार का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टेटमेंट वाला प्रश्न है बच्चों, आपको ध्यान होगा और हमने हमेशा नाइट्रोजन एस्टिमेशन से रिलेटेड आपको जानकारी दी है कि नाइट्रोजन एस्टिमेशन की हमारे पास कितनी विधियां होती हैं। तो हमारे पास दो विधियां नाइट्रोजन एस्टिमेशन की होती हैं, और ये दो विधियां कौन कौन सी होती हैं? बहुत फेमस है ये नाइट्रोजन एस्टिमेशन वाला मामला, है ना। पहले भी मैंने कई बार इसके बारे में चर्चा की है अलग अलग टॉपिक्स के दौरान। तो एक तो इसमें होती है आपका ड्यूमा मेथड, और एक होता है कैल्डॉल मेथड, है ना। तो जो ड्यूमा मेथड होता है वह किस किस से रिलेटेड होता है? नाइट्रोजन से, और कैल्डॉल अमोनियम सल्फेट से। इसके लिए मैंने ये भी आपको बताया हुआ याद करने का तरीका कि ड्यूमा एक छोटा शब्द है, और छोटा वर्ड है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसमें छोटा जो है वह कंपाउंड बनेगा, दैट इज नाइट्रोजन, है ना। याद करने का तरीका। और जो कैल्डॉल है या जेल्डॉल है वो बड़ा नाम है, तो यहाँ पर जो आपका सब्सटेंस है वो भी बड़ा है, अमोनियम सल्फेट। तो दो विधियां होती हैं। तो पहला स्टेटमेंट क्या है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन का एस्टिमेशन में तो ड्यूमा विधि प्रयुक्त होती है, तो यह करेक्ट है। और ड्यूमा विधि में अमोनियम सल्फेट का निर्माण होता है, ये करेक्ट नहीं है। यानी कि अब तो वो तो ऑप्शन होंगे वहां, तो वो मैंने नहीं लिखेंगे। स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, लेकिन स्टेटमेंट 2 आपका सही नहीं माना जा सकता, इट इज नॉट करेक्ट, ठीक है। क्योंकि इसमें ड्यूमा विधि में नाइट्रोजन के रूप में इसे कन्वर्ट करते हैं, जबकि अमोनियम सल्फेट के रूप में कैल्डॉल या जेल्डॉल विधि में कन्वर्ट किया जाता है। अगला प्रश्न, सर्वाधिक स्थायी कार्बोकेटायन है, द सेम थिंग इज गोइंग ऑन हियर। वही आपको जो अभी समझाया गया था, ऑन द बेसिस ऑफ द यू कैन से द ग्रुप दैट इज अटैच्ड, है ना। ग्रुप के जो अटैच्ड है, कैसा ग्रुप अटैच्ड है उसके आधार पर यहां निर्धारित किया जाएगा। तो निश्चित तौर पर जो सेकंड है
उसके अंदर आप देख पा रहे होंगे कि प्लस एम इफेक्ट यहां पर जो है वह OMe का लग जाएगा, ठीक है ना। ये अलग अलग पेपर में थे, आप ये सोच सकते हैं कि सर एक ही जैसा क्वेश्चन कैसे आ रहा है, तो भाई ये अलग अलग पेपर के क्वेश्चन है ना, ये सेम पेपर के क्वेश्चन तो है नहीं, तो इसीलिए बिल्कुल ऐसा आ सकता है ना, आया ही था एक्चुअली, ये कोई मेमोरी बेस्ड नहीं है, ये एक्चुअली में जो क्वेश्चन आया था वही मैं डिस्कस यहां करना चाह रहा हूं। तो निश्चित तौर पर ये आंसर जो है वो क्लियर होगा। सेकंड वाला इज द मोस्ट करेक्ट आंसर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ OMe ग्रुप दैट इज गोइंग टू स्टेबलाइज, ठीक है ना। ये आपका प्लस एम इफेक्ट जो है वह कार्बोकेटाइन को हमेशा स्टेबलाइज करता है। यहां पर कहां पर आपको कैसे सर ये प्लस एम तो कहीं जुड़ा ही नहीं है, तो बेटा कंजुगेशन के अंदर चीजें जुड़ी हुई हैं, आप गौर से यहां देखेंगे तो आपको नजर आ जाएगा। यहां कॉन्जुगेशन के अंदर आप देख पा रहे होंगे कि कॉन्जुगेशन के अंदर जो है ना वो चीजें जुड़ी हुई हैं, ये कॉन्जुगेशन के अंदर उपस्थित है, ठीक है ना। तो यहां स्पष्ट ही रूप से पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो घूम जाएगा, पॉजिटिव चार्ज जो है उसको स्टेबलाइज किया जा सकेगा। तो ये प्लस एम इफेक्ट जो है वह इसका काम करता है यहां पर, और इस वजह से यहां पर क्या आती है, स्टेबिलिटी आती है, ठीक है ना। तो इस वजह से इसको स्टेबिलिटी गेन होती है, पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा। तो यहां पर ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। कौन सा यौगिक HBr से फास्टेस्ट रिएक्ट करेगा? देखो HBr से रिएक्ट करेगा, HBr से अभिक्रिया यदि करता है, डबल बॉन्ड है, तो वह इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का एग्जाम्पल है, ठीक है। और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में इलेक्ट्रोफाइल पहले अटैक करता है, तो इसलिए कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट, फिर से वही बात आ जाएगी कहीं ना कहीं घूमकर कि कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनता है, ठीक है ना। और इसमें कोई शक नहीं है कि कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट की जो स्टेबिलिटी यदि बढ़ेगी, है ना, क्योंकि मध्यवर्ती बनता है, तो रिएक्टिविटी भी यहां ज्यादा ही होगी, रिएक्टिविटी भी इसकी इस रिएक्शन के प्रति ज्यादा हो जाएगी। सो कार्बोकैटायन की सारा खेल जो है वो किस पर डिपेंड करता है, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करता है। ये सारी चीजें जो हैं वह कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पर ही डिपेंड करेगी। यदि यहां स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है तो रिएक्टिविटी भी बढ़ती है। अब यहां देखने वाली बात है कि कौन सी परिस्थिति के अंदर सर्वाधिक स्थायी आपको कार्बोकैटायन बनता हुआ नजर आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है, यानी Q ऑप्शन को यदि हम गौर से देखते हैं तो यहां पर आपको निश्चित तौर पर एक काफी स्टेबल, क्योंकि ऑक्सीजन है तो स्टेबल जो है ना वो कार्बोकैटायन बनता हुआ नजर आएगा, क्योंकि ये डबल बॉन्ड है, इस पर आकर H+ को जब हम अटैक करवाएंगे तो यहां पर एक मध्यवर्ती तैयार होता है और वो कुछ इस प्रकार का होगा। ये ऑक्सीजन यहां जुड़ा हुआ है, ये पॉजिटिव चार्ज यहां पर आ जाएगा और यहां पर इसमें कौन है, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है विच इज गोइंग टू स्टेबलाइज दिस वन, और ये पॉजिटिव चार्ज इस पर आ जाएगा। इसके परिणाम स्वरूप जो हमको चीज प्राप्त होगी वो कुछ इस प्रकार की होगी। तो यहाँ डबल बॉन्ड है और ये पॉजिटिव है, भले ही इसमें ऑक्सीजन पे पॉजिटिव है बट ऑक्टेट क्योंकि कंप्लीट है तो इसीलिए ये जो है वह स्टेबिलिटी का कारण बनता है। तो ये आपको पता ही होगा कि ये काफी स्टेबल है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर Q हो जाएगा। किस बेसिस पे देखना था, कार्बोकैटायन बनता है मध्यवर्ती और उसका स्थायित्व हमको यहां जज करना था, ठीक है। इनकरेक्ट है, ये बहुत ही आसान है। ऑन द बेसिस ऑफ द इफेक्ट ऑफ द डिफरेंट ग्रुप्स ये क्वेश्चन बना हुआ है। तो यहां हम देख रहे हैं कि इस OCH3 NHCOCH3 की हम कहें तो एक्टिवेटिंग है, OCH3 NHCH3 बिल्कुल इनके इफेक्ट कौन सा है, प्लस एम है, तो ये निश्चित तौर पर करेक्ट है। CN और OH मेटा डायरेक्टिंग है, बिल्कुल सही बात, ये सही बात नहीं है, कारण कि OH जो होता है, OH जो होता है उसका इफेक्ट कौन सा होता है, प्लस M होता है, और इस कारण से ये ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होता है, न कि यह मेटा डायरेक्टिंग होता है, ठीक है ना। बाकी CnSO3H मेटा डायरेक्टिंग है, ये भी सही है। हेलाइड्स जो है वो एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं। ये देखो हेलाइड्स है, इनकरेक्ट 2 मैच है क्या इसके अंदर, मेटा डायरेक्टिंग OH, CN आपका CN जो है वो तो मेटा डायरेक्टिंग है निश्चित तौर पर। और यदि बात इसकी करते हैं हम सेकंड वाले ऑप्शंस की, तो यहाँ पर निश्चित तौर पर आपको एक से ज़्यादा इनकरेक्ट है, तो वो एक्चुअली कुछ इस तरीके का रहा होगा कि भाई ऑप्शंस क्योंकि मैंने यहाँ नहीं लिखे हैं ना, तो इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत है। तो फिलहाल मैं यहाँ पर A भी कर देता हूँ एंड आपका D वाला भी कर देता हूँ, ठीक है। क्योंकि यहाँ ये जो क्वेश्चन एक्चुअली आया था ना वो कुछ इस तरीके का था कि कितने इनकरेक्ट हैं, तो A D B C इस तरह से था, ठीक है ना। तो वो मैंने नहीं लिखे तो इसीलिए यहाँ पर, बाकी वहां आपका मोर देन वन करेक्ट नहीं था, ध्यान दीजिएगा। तो हैलाइड्स जो होते हैं वो डीएक्टिवेटिंग होते हैं और उसका कारण आपको पता ही होगा। डीएक्टिवेटिंग ये किस वजह से होते हैं, क्योंकि इनमें -I का ज़्यादा प्रभाव होता है प्लस M की तुलना में।
तो ये भले ही ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग है फिर भी डीएक्टिवेटिंग है, तो ये एक्टिवेटिंग नहीं होगा। और यहाँ CN और OH के अंदर OH जो होता है वो क्योंकि उसका प्लस एम इफेक्ट काम कर रहा है, तो प्लस इफेक्ट काम कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वह जो है वो आपका किस प्रकार का रहेगा, वह एक यू कैन से प्लस एम इफेक्ट है। तो ये मेटा डायरेक्टिंग नहीं होते हैं बल्कि कैसे होते हैं, ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग होते हैं। और CN और SO3 दोनों माइनस एम इफेक्ट है, निश्चित तौर पर ये आपके मेटा डायरेक्टिंग ही होंगे। तो यहां आपको कहा है कि कौन से इनकरेक्ट ऑप्शन है, तो इनकरेक्ट जो है वो आपके वो कौन कौन से ऑप्शन हो जाएंगे, इनकरेक्ट पूछा है। ओके, तो OH NCS3 तो करेक्ट है, ठीक है ना, ये तो सही है, तो फिर इसका मतलब D ही होगा। एक ये हो जाएगा, B और D हो जाएगा, ठीक है ना। इनकरेक्ट पूछा है तो B और D हो जाएगा, क्लियर। फिर बता देता हूं OCS3 NaCO3 एक्टिवेटिंग है, CN और OH मेटा डायरेक्टिंग है, यह सही नहीं है क्योंकि OH जो होता है उसका इफेक्ट ऑर्थोपैरा होता है। CnSO3H मेटा डायरेक्टिंग है, ये सही है। हैलाइड जो है वो डीएक्टिवेटिंग है, एक्टिवेटिंग वाली बात गलत हो जाएगी, डीएक्टिवेटिंग है, ठीक है। तो ऑप्शन B एंड D आर इनकरेक्ट, ठीक है, क्लियर है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। sp और sp2 संकृत कार्बन की संख्या, ये आसान है, कोई दिक्कत इसके अंदर आएगी नहीं। वैसे sp और sp2 संकृत कार्बन की संख्या हम वो कैसे निकालेंगे, तो देखो आपको सारे कार्बन जो है यदि आपको पता होगा तो सिंगल बॉन्डेड होता है, यदि तो फिर सिंगल बॉन्डेड होता है तो sp3 होता है, एक पाई आ जाता है तो sp2 होता है, और दो आ जाते हैं तो sp हो जाता है। तो यदि मैं एक एक करके यहाँ पर कार्बन को देखता हूं तो ये वाला जो है वो sp3 है, ये वाला sp2 है, ये वाला भी sp2 है, ये वाला भी sp2 है, ये वाला sp3 है, ये वाला sp है, ये वाला भी sp है, ये sp2 है, ये भी sp2 है, और ये sp3 है, ठीक है ना। क्योंकि हमको मालूम है कि सभी सिंगल बॉन्डेड होता है तो sp3 होता है, एक डबल बॉन्ड आ जाता है तो वह sp2 हो जाता है, और यदि ट्रिपल बॉन्ड भी आ जाता है तो वह sp3 sp हो जाता है। तो यहां पर हम देखते हैं तो आपके कितने sp वाले हैं, एक तो ये पूछा हुआ है, तो sp वाले कितने हो गए, और कितने आपके sp और sp2 दो पूछे हुए हैं इसके अंदर, है ना। तो ये एक्चुअली Cn है ना, ये Cn है, ये दिस इज C ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये भी आपका कौन सा हो जाएगा, sp हो जाएगा। तो sp वाले 3 हो जाएंगे, और यदि sp2 की बात करता हूं तो 1 2 3 4 एंड 5, सो दिस इज 3 एंड 5, सिंपल है, 3 एंड 5, ठीक है ना। साइनाइड है तो C जो है वो ट्रिपल बॉन्डेड है कुल मिलाकर के, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। न्यूक्लियोफाइल इनमें से कौन से नहीं है, तो न्यूक्लियोफाइल कौन होते हैं, जो न्यूक्लियस पसंद करते हैं, यानी कहीं ना कहीं उनमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहती है हाई, है ना। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होगी तभी तो वह न्यूक्लियस पसंद करेंगे, मतलब नेगेटिवली चार्ज हो सकते हैं, या फिर आपके कहीं ना कहीं उन पे लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद हो सकते हैं। तो ये दो कंडीशंस को जो फॉलो करेगा वह आपका कैसा काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। तो NH3 है बिल्कुल, PHSH है, Me2S है, इन सब में क्या उपस्थित है, क्या विशेषता है, लॉन पेयर, है ना। और डबल बॉन्डेड भी ये भी काम करता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसके अलावा OH माइनस भी यहाँ किसकी तरह कार्य करेगा, एक न्यूक्लियोफाइल की तरह कार्य करेगा। तो बिल्कुल हम यहाँ कह सकते हैं कि 1 2 3 4 5, ये एक्चुअली उसमें होगा डिजिट वाले में, तो 5 यहाँ पर क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। आपसे पूछा गया था कि यहाँ न्यूक्लियोफाइल की संख्या कितनी है, तो उसका पता कैसे करते हैं, आपको पता ही है, नेगेटिव चार्ज या फिर लॉन पेयर। बहुत बेसिक सा सवाल है ये, तो ये आपका सबसे वन ऑफ द मोस्ट बेसिक क्वेश्चन यू कैन से, है ना, किसके अंदर जो आपके ऑर्गेनिक साइड से पूछा जा सकता है। बहुत ही बेसिक सा सवाल है ये। तो न्यूक्लियोफाइल की संख्या कैसे निकालेंगे, आप समझ गए होंगे। न्यूक्लियोफाइल की संख्या निकालने के लिए सीधे सीधे आपको यह देखना है, जो न्यूक्लियस को पसंद करे तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होगी, या तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला मामला रहेगा, कुछ ना कुछ ऐसा रहेगा जिससे कि वो न्यूक्लियोफाइल की तरह क्या कर रहा है, बिहेव कर रहा है, ठीक है जी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी यस, क्वेश्चन अपने मेरा पूरे हो गए हैं। अब हम यहाँ बात करने जा रहे हैं, एक बहुत ही स्पेशल ऑफर आपका चल रहा है, आपको मालूम है 9 से 22 मार्च तक होली हंगामा ऑफर है, जिसमें अप टू 90% डिस्काउंट मिलेगा। सभी पेड स्टूडेंट के लिए 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट, कूपन कोड अप्लाई होली करना है, एंड 100% कैशबैक की भी आपको जो है वो एक अच्छा सा ऑफर दिया जा रहा है।
तो उम्मीद है ये होली आप अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे होंगे, साथ ही साथ आगे आने वाली प्रिपरेशन के हिसाब से अच्छे से तैयारी कीजिए और इस तरह के कोर्सेज का पूरा लाभ लीजिए। थैंक यू।